वेलकम इन आवर चैनल एजुकेशन हब फॉर ऑल। आप लोगों का फिर से बहुत बहुत अभिनंदन आपके अपने चैनल एजुकेशन हब फॉर ऑल में। तो चलिए हम लोग आज अपने सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज का सीरीज नंबर 6 हम लोग देखते हैं। हम लोग सीरीज 5 में देखे थे मगध साम्राज्य का उत्कर्ष, जिसमें बृहद्रथ वंश के बारे में था। तो थोड़ा उसका हम लोग देख ले, बृहद्रथ वंश में क्या क्या है। ये आपका सीरीज 6 हो रहा है, अब कंटिन्यू रहेगा। चूँकि पूजा, छठ पूजा था, आप लोगों को बहुत सारा ढेर सारा शुभकामनाएं। पूजा के कारण थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, अब रेगुलर आपका वीडियो आएगा। तो हम लोग देखे थे पिछले में मगध साम्राज्य का उत्कर्ष, जिसमें बृहद्रथ वंश। और हाँ, जो भी नए होंगे वो कृपया करके प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, ताकि आपको इस तरह की वीडियो जो भी आए आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और हाँ, लाइक कमेंट करना ना भूलें, इससे प्रोत्साहन मिलती है वीडियो बनाने में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मगध साम्राज्य का उत्कर्ष जो हम लोग देखे थे, उसमें क्या देखे थे? गंगा से उत्तर की ओर विदेह राज्य और दक्षिण की ओर मगध राज्य का उल्लेख महाभारत में मिलता है। कहाँ मिलता है? महाभारत में मिलता है। वैदिक साहित्य में मगध के लोगों का उल्लेख ब्रात्य अर्थात पतित के रूप में, मैंने वैदिक साहित्य में मगध के लोगों को पतित कहा गया है, ब्रात्य अर्थात पतित के रूप में किया गया है। मगध का इतिहास बिहार के लिए काफ़ी गौरवमय रहा है तथा बाद में यही भारत का इतिहास बना है। ओके, अब देखते हैं इसमें सबसे पहला जो वंश है बृहद्रथ वंश है। पुराणों के अनुसार मनु के पुत्र सुधुम्न थे। कौन थे? मनु के पुत्र सुधुम्न थे। पुराणों के अनुसार मनु के पुत्र सुधुम्न थे, जिनके पुत्र गया ने बिहार सुधुम्न के पुत्र गया ने बिहार के गया में शासन किया। इसके वंशजों को बाद में आर्यों ने समाप्त कर दिया। एक अन्य मान्यता के अनुसार कुरु वंश के राजा वसु के पुत्र बृहद्रथ ने मगध बृहद्रथ वंश की कुरु के जो थे कुरु वंश के राजा थे। कौन? वसु। और वसु के पुत्र कौन थे? बृहद्रथ ने मगध में बृहद्रथ वंश की स्थापना की और मगध को महत्व प्रदान कराया। इस वंश में सामान्यतः 10 राजाएं हुए, जिसमें बृहद्रथ के बाद सर्वाधिक प्रतापी राजा जो थे जरासंध थे। जरासंध ने आसपास के क्षेत्रों में प्रभाव जमाया तथा मथुरा के शासक कंस की बहन से विवाह किए थे। कौन किए थे? जरासंध ने किससे शादी किया था? तो मथुरा के शासक कंस की बहन से विवाह रचाया। महाभारत के अनुसार पांडव पुत्र भीम ने जरासंध को द्वंद्व युद्ध में पराजित कर मार डाला। इसके बाद जरासंध का पुत्र सहदेव शासक बना। बृहद्रथ वंश का अंतिम शासक रिपुंजय था। कौन था? रिपुंजय था, जिसको उसके एक मंत्री पुलिक ने मार कर अपने पुत्र को राजा बना दिया। एक अन्य दरबारी महिये ने पुलिक एवं उसके पुत्र को मारकर अपने पुत्र बिंबिसार को गद्दी पर बिठाया। तो यानी कि बिंबिसार किसके बेटे थे? तो दरबारी महिमय पुलिक एवं उसके पुत्र को मार के बिंबिसार को बिठा दिया गद्दी पर। बृहद्रथ वंश के समय मगध की राजधानी का नाम क्या था? तो बसुमती या गिरिवृज या कूसा, कोई दिक्कत नहीं है, इसको देखते हैं आगे हम लोग। कूसा ग्रहपुर था। हर्यक वंश देखते हैं अब। हर्यक वंश मगध में हर्यक वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो बिंबिसार था, जो कौशल के प्रसेनजित, अवंती के चंड, प्रगोद तथा महात्मा बुद्ध का समकालीन था। महावंश के अनुसार बिंबिसार को मात्र 15 वर्ष की आयु में उसके पिता महिये ने 544 ईसा पूर्व में सिंहासन पर बिठा दिया था। जैसा कि मैंने आगे बताया, आपको पीछे बताया, सिंहासन पर मात्र 15 वर्ष की उम्र में बिठाया था। बिंबिसार ने 492 ईसा पूर्व तक मगध पर शासन किया। वस्तुतः बिंबिसार ने ही मगध साम्राज्य के उत्कर्ष की शुरुआत की। उसने मगध एवं अंग के बीच की शत्रुता को समाप्त किया तथा अंग को अपने साम्राज्य में मिला लिया। उसने कौशल नरेश, प्रसेनजित की बहन कौशल देवी, लिच्छवी शासक चेटक की पुत्री चेल्लना तथा मद्र राज्य की राजकुमारी क्षेमा के साथ विवाह किया। इन तीनों राज्यों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर लेने के बाद कौशल नरेश ने बिंबिसार को दहेज में क्या दिया था? कसिया मीन्स क्या होता है? आधुनिक काशी।
नामक गांव दिया। हालांकि बिंबिसार का अवंती राज्य से संघर्ष हुआ, लेकिन अवंती शासक चंद्र प्रघोद के बीमार पड़ने पर दोनों मित्र बन गए। अवंती राज के अनुरोध पर बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को उज्जैन भेजा था। भारतीय इतिहास में बिंबिसार को अस्थायी सेना रखने वाला शासक माना जाता है। ओके, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अस्थायी सेना रखने वाला शासक किसे माना जाता है? तो बिंबिसार को माना जाता था। इस कारण से उसे सेनीय भी कहा गया है। तो याद रखेंगे, यदि आपसे पूछा जाए सेनीय किसे कहा गया है, तो बिंबिसार को सेनीय भी कहा जाता है। उसने पहली बार सेना में हाथी का उपयोग किया था। पहली बार सेना में हाथी का उपयोग करने वाला कौन था? बिंबिसार था। ने अपने बड़े पुत्र दर्शक को उत्तराधिकारी घोषित किया, लेकिन उसके छोटे पुत्र अजातशत्रु ने बिंबिसार को बंदी बना लिया तथा स्वयं मगध का राजा बन गया। ज्ञातव्य है कि मगध की राजधानी राजगृह का निर्माण महागोविंद नामक वास्तुकार ने किया था। याद कीजिएगा, मगध राजधानी का निर्माण कौन किया था? कौन वास्तुकार? महागोविंद नामक वास्तुकार ने किया था, जो बिंबिसार के दरबार में था। बौद्ध स्रोतों में अजातशत्रु को अपने पिता का हत्यारा माना जाता है या माना गया है, लेकिन जैन स्रोत इससे सहमत नहीं है। तो बौद्ध में कह रहा है वो मारा है, लेकिन जैन उससे सहमत नहीं है। अजातशत्रु ने 492 ईसा पूर्व में 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व तक शासन किया तथा इस दौरान दो महत्वपूर्ण युद्ध लड़े। पहला युद्ध कौशल नरेश प्रसेनजित के साथ हुआ, जिसने काशी पर पुनः अधिकार कर लिया। अजातशत्रु ने प्रसेनजित को पराजित कर संधि पर बाध्य किया। अजातशत्रु ने प्रसेनजित की पुत्री वाजिरा से भी विवाह किया और काशी के क्षेत्र में पुनः दहेज में प्राप्त कर लिया। दूसरा युद्ध वज्जी संघ के साथ हुआ। वैशाली पर अभियान में सुविधा के लिए अजातशत्रु ने गंगा, गंडक और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र में एक सैनिक छावनी का निर्माण कराया, जो कालांतर में पाटलिपुत्र के नाम से विख्यात हुआ और मगध साम्राज्य की राजधानी बना। भगवती सूत्र के अनुसार इस युद्ध में अजातशत्रु ने अपने मंत्री वत्साकारा के सहयोग से वज्जी संघ में फूट डालकर उनकी क्या किया? तो उनकी शक्ति को कमजोर कर दिया। तत्पश्चात उसने वैशाली पर आक्रमण कर उसे जीत लिया। इस प्रकार गंगा नदी के दोनों और मगध का अधिपति बन गया। अवंती के राजा द्वारा मगध पर आक्रमण की संभावना को देखते हुए अजातशत्रु ने राजगीर की सुरक्षा हेतु किलेबंदी कराई। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो मखली गोसाल। याद रखिएगा, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली गोसाल की मृत्यु मगध लिच्छवी संघर्ष में हुई थी। अजातशत्रु ने अपने पिता की साम्राज्यवादी नीति को आगे बढ़ाया। उसने युद्ध शस्त्रों में शिलाकंटक तथा रथ मूसल जैसे नवीन शस्त्रों की खोज की। अजातशत्रु के बाद 460 ईसा पूर्व उदय भद्र या उदयन मगध की गद्दी पे बैठा। अजातशत्रु का कौन बैठा? उदयन गद्दी पे बैठा। 444 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। 460 से 444 ईस्वी तक शासन किया। महावंश के अनुसार उसने राजगृह के स्थान पर पाटलिपुत्र को अपने राजधानी बनाया तथा यहाँ के एक किले का निर्माण कराया। पाटलिपुत्र को कुसुमपुर के नाम से भी जाना जाता है। उज्जैन के उत्तराधिकारी दुर्बल और अयोग्य थे। महावंश के अनुसार ये सभी प्रीतिहंता भी थे, अतः प्रजा ने उनकी सत्ता का 412 ईस्वी में ईसा पूर्व में अंत कर दिया। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? नाग दशक था। तो याद रखिएगा, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? नाग दशक था। इंपॉर्टेंट है ये। हर्यक वंश आपका खत्म होने जा रहा है। अब देखते हैं हम लोग शिशु नाग वंश। हर्यक वंश के अंतिम शासक नाग दशक को पदच्युत करके काशी के गवर्नर शिशु नाग ने 412 ईसा पूर्व में शिशु नाग की स्थापना की। पदच्युत में हटा देना, ठीक है। स्थापना की तथा वैशाली को अपनी राजधानी बनाया। शिशुनाग ने अवंती राज्य पर विजय प्राप्त कर अवंती मगध संघर्ष को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया। उसी समय वत्स एवं कौशल को भी मगध साम्राज्य में शामिल कर लिया गया। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन होगा? कालाशोक था, जो काकवर्णिन के नाम से प्रसिद्ध था। उसने अल्पकालीन शासन में ही कालाशोक ने पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बना दिया। अब आते हैं, देखते हैं नंदवंश। शिशुनाग वंश की सत्ता पर अधिकार करके महापद्म ने 344 ईसा पूर्व में नंद वंश की स्थापना की। महापद्म नंद का सबसे प्रमुख अभियान
कलिंग विजय था। इसमें विजय स्मारक के रूप में वह कलिंग की से जीन की मूर्ति को उठा लाया था। हाथी गुम्फा अभिलेख में महापद्मनंद द्वारा कलिंग में एक नहर का निर्माण किए जाने का उल्लेख है। पुराणों के अनुसार महापद्मनंद को ब्राह्मणों का विरोधी एवं क्षत्रियों का विनाशक होने के कारण अखिल क्षत्रांतकारी तथा सर्व अक्षांतरक कहा जाता है। महापद्मनंद ने स्वयं एक राट की उपाधि धारण की। याद रखिएगा, किसने की थी एक राट की उपाधि को धारण? तो महापद्मनंद ने। वह शूद्र जाति का था तथा भारतीय इतिहास का प्रथम शूद्र शासक माना जाता है। नंद वंश में कुल 9 शासक हुए, जिसमें अंतिम शासक धनानंद था। हालांकि वह अपनी जनता में सर्वाधिक लोकप्रिय था, लेकिन उसकी सैन्य शक्ति को देखते हुए सिकंदर की सेना ने मगध पर आक्रमण करने से मना कर दिया था। किंवदंतियों के अनुसार धनानंद ने चाणक्य नामक एक ब्राह्मण को अपने दरबार में बेइज्जत किया था। इस चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद से क्या किया? तो नंद वंश को समाप्त कर मौर्य साम्राज्य का स्थापना किया। अब हम लोग आगे देखेंगे कि मगध साम्राज्य के उत्कर्ष का कारण क्या देखेंगे? मगध साम्राज्य के उत्कर्ष का कारण। ओके, तो आज का हमारा ये सेशन समाप्त होता है, सीरीज 6। अब नेक्स्ट आज ही कोशिश करूंगा मैं डालने का, बड़ा नहीं डालता हूं ताकि आप लोग रिवीजन करने में प्रॉब्लम होगी। तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद। और हाँ, जो भी नए हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, लाइक एवं कमेंट जरूर करेंगे। बाय बाय, टेक केयर।